बिल्कुल यार, नीचे गार्डन है, बच्चों के लिए प्ले एरिया और सोचो एक मिनी थिएटर भी है। थिएटर मतलब फिल्म देखने का? हाँ यार, हर वीकेंड वहाँ मूवी लगती है, सब फैमिली वाले वहीं मिलते हैं। वाह, मजा आ गया सुनकर। और तो और स्विमिंग पूल भी है, क्लब हाउस भी, मतलब वहाँ रहना ही अपने आप में क्लास की बात है। अच्छा, अरे वाह। और वहाँ कोई पुरानी कॉलोनी टाइप वाले लोग नहीं है, सब पढ़े लिखे स्टैंडर्ड स्टेटस वाले लोग रहते हैं। अरे भाई, हम लोग तो छोटे लोगों की कॉलोनी में है ना। नहीं सुमन, मैं बस कह रही हूँ कि वहाँ सबके पास कार है, हर घर में एसी, सबका अपना स्टैंडर्ड है। महक अब ऑफिस से सीधा घर आई, लेकिन उसका दिमाग अब भी मोना की बातों में ही उलझा हुआ था। उसने सोच लिया था कि अब इस छोटी कॉलोनी से निकलकर खुद भी एक अच्छे सोसाइटी वाले फ्लैट में रहेगी। जैसे ही प्रभाकर घर आया, उसने सीधे उससे ये बात छेड़ दी। सुनिए ना प्रभाकर, एक बात कहनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? बहुत सोच में लग रही हो। देखो ना, 2 साल हो गए इस घर में, ना लोकेशन ढंग की है ना लोग। मैं यहाँ बहुत बोर हो गई हूँ। अरे अचानक ये सब क्यों सोच रही हो? ऑफिस में मोना की बातें सुनकर लगा कि हम भी अच्छा फ्लैट अफोर्ड कर सकते हैं। देखो, पूजा की शादी, मम्मी की जिम्मेदारी, ये सब भी तो है ना। अरे पूजा की शादी अभी 3-4 साल बाद होगी और हम दोनों जॉब कर रहे हैं ना, ईएमआई मैनेज हो जाएगी। बात तो सही है, और हाँ, तुम भी कम कमाने वाली नहीं हो। बिल्कुल। और देखो, आजकल रहन सहन भी तो जरूरी है। सोसाइटी की लाइफ यहाँ से अच्छी होगी, फिर हमारा स्टैंडर्ड भी सही होने लगेगा। ठीक है, देखते हैं, 3 BHK फ्लैट ढूंढते हैं अच्छी लोकेशन पर। बिल्कुल, मैं भी पता करती हूँ। अगले ही हफ्ते प्रभाकर ने एक अच्छी सोसाइटी में 3 BHK फ्लैट ढूंढ लिया। बैंक से लोन अप्रूव हुआ, ईएमआई बन गई और कुछ ही समय में पूरा परिवार वहां शिफ्ट हो गया। नया घर देखकर सबके चेहरे खिल उठे। नई सोसाइटी, नई शुरुआत, नया जोश सबके भीतर दिख रहा था। बेटा, ये घर तो सपना जैसा लग रहा है, भगवान तुझे और तरक्की दे। मम्मी, आपको अच्छा लगा तो मेरी मेहनत सफल हुई समझो। वाह भैया, अब तो मैं मेरी फ्रेंड्स को बुलाकर यहाँ पार्टी करूंगी। और मम्मी जी, अब आपके और पूजा के लिए एक पूरा कमरा है। तू बहुत समझदार है बहू, तूने मकान को घर बना दिया। और हाँ, अब यहाँ कोई भी रिश्तेदार आए तो तीसरे कमरे में आराम से रह सकता है, हर किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और यहाँ का माहौल तो देखो कितना साफ सुथरा है, और सबके घरों में गाड़ियां भी हैं। बहुत क्लासी लोग रहते हैं यहाँ। कुछ ही दिनों में महक का दिमाग अब सोसाइटी के स्टैंडर्ड लाइफ में रमने लगा था। जब उसने देखा कि हर घर के सामने एक कार खड़ी है और सभी घरों में एसी लगे हैं, तो उसने भी प्रभाकर से कार खरीदने की जिद की। प्रभाकर, अब हमें भी कार ले लेनी चाहिए। अरे पर अभी तो ईएमआई चल रही है घर की। पता है, लेकिन देखो ना, बाकी सबके पास कार है। अगर हमारे पास नहीं हुई तो लोग बातें बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे ईएमआई थोड़ा और बढ़ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं फालतू मांग रही हूँ? अरे ये अब नेसेसिटी बन गई है। हाँ हाँ ठीक है, वैसे उससे ऑफिस जाना भी आसान हो जाएगा। एसी कार ही लेना, तभी सबको लगेगा कि हमारा भी स्टैंडर्ड है। ठीक है, कल ही बुक कराता हूँ एक अच्छी सी कार। प्रभाकर ने ज्यादा मना नहीं किया और उसने 5 साल की ईएमआई पर एक नई एसी कार ले ली। वाह बेटा, गाड़ी ले ली, अब तो हमारी इज्जत और बढ़ गई इस सोसाइटी में। हाँ मम्मी जी, अब जो भी यहाँ आएगा ना, हमारे घर की तरफ देखकर बोलेगा, वाह क्या लाइफ है इनकी। मेहनत से सब कुछ मिल ही जाता है, बस एक दूसरे का साथ बना रहना चाहिए। अब महक और प्रभाकर की जिंदगी पहले से बहुत बदल चुकी थी। नया घर, नई कार और सोसाइटी की चमक दमक में वो लोग पूरी तरह रम चुके थे। लेकिन एक दिन महक ने बालकनी में खड़े होकर दिखा, अरे यार ये क्या, सबके घर में तो एसी लगी है, मतलब ये भी बहुत जरूरी है। महक को अब सोसाइटी में अपनी पहचान बनानी थी। हर घर में एसी लगे थे, लोग शाम को बालकनी में चाय पीते हुए बातें करते और वो खुद को पिछड़ा महसूस करती। उसने फैसला कर लिया कि अब चाहे जैसे भी हो उसे एसी लगवाना है, ताकि उसका स्टैंडर्ड भी सोसाइटी में चल सके। प्रभाकर, मैं सोच रही थी हमें भी एक एसी लगवा लेना चाहिए। महक, अभी अभी कार ली है, ईएमआई वैसे ही टाइट चल रही है, अब एसी? अरे पर सबके घरों में है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, लोग क्या सोचेंगे? अरे लोग कुछ नहीं सोचेंगे, उन सबकी अपनी अपनी हैसियत है। तो क्या हमारी कोई हैसियत नहीं है? क्या मैं दूसरों से कम हूँ? अरे ऐसा मैंने कब कहा, लेकिन ईएमआई का भी हिसाब समझो यार। अरे ईएमआई से ज्यादा जरूरी सोसाइटी में इज्जत है। ठीक है, जो तुम चाहो, मैं मना नहीं कर रहा।
थैंक यू प्रभाकर। अब मेरा सिर सोसाइटी में सबसे ऊंचा होगा। घर में एसी लग गया, लेकिन अब हालात बिगड़ने लगे। महक के इस एक फैसले ने घर की कमर तोड़ दी। अब प्रभाकर की पूरी सैलरी ईएमआई में चली जाती और महक की सैलरी से घर चलता। पूजा की शादी के लिए पैसे जोड़ना तो दूर, बचत तक नहीं हो पा रही थी। तभी एक दिन पूनम की तबीयत अचानक खराब हो गई। हे भगवान, मेरी कमर में बहुत दर्द है, कोई अस्पताल ले चलो। सॉरी मम्मी जी, आज मेरी मीटिंग है, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, आप इनको ले जाओ। अरे मेरा भी प्रोजेक्ट चल रहा है और छुट्टी ली तो सैलरी कटेगी। नहीं, मैं नहीं ले जा सकता, तुम ले जाओ। अरे बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसे दर्द में कैसे रहूं। भाभी, एक दिन की छुट्टी से कुछ नहीं बिगड़ेगा, मम्मी की हालत तो देखो। तुम नहीं समझोगी पूजा, ऑफिस जाना जरूरी है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मम्मी, मैं शाम को ले चलूंगा, अभी थोड़ा संभाल लो। हाय राम, ऐसी बहू किसी को ना मिले जो दर्द में भी अकेला छोड़ दे। कुछ दिन बाद पूनम ने जब खुद को थोड़ा ठीक महसूस किया तो उसने महक से एक बात छेड़ी। महक बेटा, अब तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए हैं, बच्चे का भी तो सोचो। जी मम्मी जी, सोचूंगी। रात के समय प्रभाकर, मम्मी जी कह रही थी कि अब हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर ईएमआई, घर का खर्च। हाँ, उसको तो मेंटेन करना होगा ना। खैर छोड़ो, तुम्हारे साथ सब कुछ आसान लगता है, चलो प्लान करता है। अगले दिन घर में पूजा महक से मजाक करके उसे छेड़ने लगी। लो, अब तो इस घर में नैप्पी की खुशबू आने लगी है। चुप कर पूजा, वैसे तुम ही संभालना उसे, मैं तो अपने काम में व्यस्त रहूंगी। भाभी पहले माँ तो बनो, फिर देखेंगे। महक बहुत एक्साइटेड थी। ऑफिस में भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक रहती थी। लेकिन एक दिन, मैम आप ठीक तो है ना? ये अचानक इतनी लंबी छुट्टी का फॉर्म क्यों भर रही हैं? मैं प्रेग्नेंट हूँ यार महक, अब मुझे 1 से 1.5 साल की छुट्टी लेनी पड़ेगी। लेकिन इतनी लंबी छुट्टी? बेबी होने के बाद कम से कम 1 साल उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, और खुद का भी। ओह गॉड, हम तो कैसे भी करके घर चला रहे हैं, ऐसे में सिर्फ प्रभाकर की सैलरी से कुछ नहीं चल पाएगा। जब तुम्हें बेबी होगा ना, तब तुम समझोगी कि जिम्मेदारी आसान नहीं होती। हाँ जी मैम, बिल्कुल। महक घर आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। प्रभाकर ने पूछा तो उससे सारी बात बताई। ये सुनकर दोनों सोच में डूब गए। तो अब क्या सोच रही हूँ महक? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर मैं छुट्टी लूंगी तो घर कैसे चलेगा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे लेकिन तुम्हारी पूरी सैलरी ईएमआई में चली जाती है। हाँ, और मम्मी की तबीयत भी आजकल अचानक से खराब हो जाती है। बेबी होने का मतलब है मुझे पूरा कम से कम 2 साल घर बैठना पड़ेगा, फिर क्या होगा? शायद हमें अभी रुक जाना चाहिए। लेकिन मैं चाहती थी कि इस घर में भी बेबी हो। अरे होगा ना, बस थोड़ा और वक्त चाहिए हमें। महक और प्रभाकर ने बच्चे की प्लानिंग फिलहाल टाल दी, लेकिन ये फैसला उनके दिल में कसक छोड़ गई। लेकिन महक अब मां बनने के ख्याल में इतनी खो गई कि उसने सोच लिया, चाहे जैसे भी हो शुरुआत तो करनी है। प्रभाकर, अगर हम कुछ लोगों से उधार ले लें तो कम से कम एक शुरुआत तो हो सकेगी ना? पता नहीं महक, कोशिश कर सकते हैं, शायद कोई हमारी मजबूरी समझे। अब दोनों ने अपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वो जो भी दरवाजा खटखटाते, जवाब में सिर्फ ताने और बेइज्जती मिलती। फिर बहुत सोच समझ कर महक अपनी मामी को कॉल लगाती है। अरे बेटा, जब तेरी औकात नहीं थी तो सोसाइटी में फ्लैट क्यों खरीदा? अब नाटक कर रहे हो, मदद चाहिए मदद चाहिए। महक अपने दोस्त को कॉल करती है। यार सुमन, अर्जेंट में कुछ पैसे चाहिए, मैं धीरे धीरे दे दूंगी। क्यों, क्या हुआ? वैसे मैंने सुना है तूने अभी फ्लैट और नई कार भी ली है। हाँ यार, उसके अलावा भी ना बहुत खर्चा हो गया है। हम लोग ना एक प्लान कर रहे हैं, उसमें थोड़ी मदद कर देगी? महक, तू कितनी बेशर्म हो गई है। प्लान तेरे हैं और भीख मुझसे मांग रही है। अगर तेरी औकात नहीं थी तो छोटे सपने देखा करना। ये सुनकर महक कॉल काट देती है। उधर प्रभाकर अपने कॉलेज के फ्रेंड से बात करता है। प्रभाकर, तू भी गजब है यार, ईएमआई तो भर नहीं पा रहा, बच्चा पैदा करने का सपना देख रहे हो, वो भी उधारी का। देख भाई, जब औकात ना हो तो जमीन पर रहना चाहिए। बच्चा पैदा करे तू और उसका खर्चा उठाऊं मैं, आदत है बेशर्मी की। अब महक एक रिश्तेदार से मदद मांगती है। महक, तुमसे ये उम्मीद ना थी, दूसरों से उधार लेकर जिंदगी चलानी है क्या तुम लोगों को?
अब प्रभाकर पड़ोसी शर्मा जी से मदद मांगता है। बेटा, जब जेब खाली हो ना तो जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए, ये कोई खेलने की चीज नहीं है। पास में खड़ी एक और पड़ोसन फुसफुसाती है। देखो, पैसे है नहीं और बच्चा चाहिए इनको, इन लोगों की तो सोच ही गिरी हुई है। ये सब सुनकर महक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हम इतने बुरे हैं कि कोई हमारी मजबूरी भी नहीं समझ सकता? न कोई दोस्त, न रिश्तेदार, न पड़ोसी, कोई उन दोनों की मदद नहीं करता। अब महक और प्रभाकर बचत के हर तरीके अपना रहे थे। सब्जी, दूध, राशन सब सीमित खरीदते थे, लेकिन सोसाइटी वालों को ये सब चुभने लगा था। एक दिन जब महक सब्जी ले रही थी तो सब्जी वाली औरत ने सबके सामने उसको ताना मार दिया। मेम साहब, हर बार 4-5 रुपए के लिए लड़ती है, शर्म नहीं आती क्या? इतने बड़े फ्लैट में रहती है, फिर भी 10-10 रुपए के लिए बहस करती है। पास में खड़ी औरतें हंस पड़ती हैं। इसको देखो, इसको देखकर लगता नहीं कि ये सोसाइटी की है। इनकी औकात ही नहीं है, पता नहीं इनको ये फ्लैट कैसे मिल गया। अरे मैं सिर्फ थोड़ा कम लेना चाह रही थी और तू ऐसे बोल रही है। मार्केट से 3 गुना ज्यादा दाम में तो सब्जी बेचती हो तुम। अरे मैडम, ये सोसाइटी है, झुग्गी झोपड़ी थोड़ी ना है जो यहाँ सड़ी सब्जियां देकर जाऊंगी। यहाँ बड़े लोग रहते, फटीचर नहीं। ये सुनकर पास खड़ी सारी औरतें महक पर हंसने लगती हैं और वो गुस्से में घर आ जाती है। अगले दिन अचानक शाम को पूनम की तबीयत बिगड़ गई। ये देखकर प्रभाकर और महक घबरा गए। प्रभाकर, जल्दी से कार निकालो, हमें हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। भाभी, मम्मी ठीक तो है ना? परेशान मत हो पूजा, मम्मी जी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। पूनम को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर जिसने पूनम का केस लिया वो बहुत विनम्र और समझदार इंसान था। पूनम को जब होश आया तो उससे बात करने का मौका मिला। घबराइए मत आंटी जी, अब आप बिल्कुल ठीक है। बेटा, तुम कौन सी कास्ट के हो? मैं कुशवाहा हूँ आंटी जी। अरे वाह, हम भी कुशवाहा हैं। बेटा, शादी हुई है तुम्हारी? नहीं आंटी जी, अभी नहीं। इतने बड़े डॉक्टर हो, खूब दहेज मिलेगा तुम्हें तो। नहीं आंटी जी, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ और मेरे घर में भी कोई दहेज नहीं लेता। हम तो बस ऐसी लड़की चाहते हैं जो हमारे परिवार को समझे, मेरा साथ दे। ये सुनकर पूनम की आंखों में चमक आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि पूजा के लिए ये लड़का ठीक रहेगा। उसी समय महक और प्रभाकर अस्पताल पहुंचते हैं। मम्मी जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब अस्पताल से लौटने के बाद पूनम का मन डॉक्टर की सादगी से बहुत प्रभावित था। वो एक पल भी नहीं चुकी और उसने घर पहुंचते ही पूजा की शादी का प्रस्ताव प्रभाकर और महक के सामने रख दिया। ये सुनकर महक और प्रभाकर के चेहरे सन पड़ गए। अरे माँ, आप ही ना, वो इतना बड़ा डॉक्टर है, ऐसे थोड़ी हमारी पूजा से शादी कर लेगा। देख बेटा, मैं सब समझती हूँ, पर वो लड़का और उसके घर वाले बहुत नेक है, दहेज के खिलाफ है। मैंने खुद उससे पूछा है। लेकिन माँ, शादी का खर्चा, सगाई का इंतजाम कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। अरे बेटा, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। अगर हम चुक गए तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। महक, अब तो हम बुरी तरह फंस गए। क्या करे, कहाँ से लाए इतना पैसा? अब तक जो तकलीफें उन्होंने सही थी, उससे ये साफ हो गया था कि इस सोसाइटी में उनके लिए कोई इज्जत नहीं बची थी। वो जहां भी जाते उनको ताने ही सुनने को मिलते थे। आखिरकार एक रात दोनों ने फैसला ले लिया। महक, अब और नहीं सहा जाता, चलो वापस वहीं चलते हैं, अपनी पुरानी कॉलोनी में। हाँ प्रभाकर, कम से कम वहां के लोग हमें समझते तो थे। ये दिखावे की सोसाइटी तो बस हमारा तमाशा बना रही है। इस फ्लैट को किराए पर चढ़ा देंगे, उससे इसकी EMI भर देंगे और कार बेच देंगे। बैंक का लोन भी थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब खुद को और ज्यादा शर्मिंदा करने से अच्छा है कि जो है उसी में खुश रहे। जल्द ही उन्होंने फ्लैट किराए पर दे दिया, कार भी बेच दी और पुराने घर में वापसी की। जैसे ही वहां लौटे, मानो उनको सुकून सा मिलने लगा था। उनके छोटे घर में बड़ी राहत मिलने लगी। प्रभाकर देखो ना, यहाँ कम से कम पड़ोसी बात तो करते हैं हमसे, और EMI भी अब मैनेज हो रही है, थोड़ी बहुत तो राहत है। चलो अब पूजा की एंगेजमेंट का इंतजाम करते हैं। ज्यादा बड़ा फंक्शन नहीं करेंगे, पर मन से करेंगे। सच कहूं महक, अब लग रहा है कि हम संभल रहे हैं, और ये जो सादगी वाला रिश्ता आया है ना, वो हमको किस्मत और भगवान की मर्जी से मिला है। अब पूनम ने डॉक्टर के घर वालों से बात की। उन्होंने सादगी से रिश्ता स्वीकार कर लिया। बिना दहेज, बिना तामझाम पूजा की सगाई हो गई। अब ये छोटा सा परिवार सादगी से जीना सीख रहा था।
और उन्हीं खुशियों को समेट रहा था जो उनके पास थी। देखो प्रभाकर, अब हमारी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। हाँ मैं अब तो सोचता हूँ कि चलो बच्चे के बारे में भी सोचे, अभी तो वक्त है। हाँ, अब डर नहीं लगता क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ हैं। आमतौर पर हर इंसान में कोई ना कोई अजीब आदत होती है, लेकिन हमारी रिया की आदत कुछ ज्यादा ही अजीब है। वो हमेशा दिन में सोती और रात में जागती है, जिस वजह से उसकी इस आदत से सब परेशान हो गए हैं। यार, ये नूडल्स जल्दी बन जाए। मम्मी की वजह से मैंने तो लाइट भी ऑफ की हुई है, लेकिन अगर मम्मी इस टाइम पर यहाँ गई ना तो मुझे बहुत सुनाएंगी। रिया का तो इतना कहना था कि तभी उसकी मम्मी को बहुत जोर से प्यास लग जाती है। ये प्यास बिना पता नहीं इतनी रात को ही क्यों लगती है, और एक बार पानी पी लो तो फिर बार बार बाथरूम के चक्कर लगाते रहो। अरे नींद में क्या बोल रही हो सुनीता जी? प्यास लगी है तो किचन में जाकर पानी पी कर आओ ना, मेरी नींद भी क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? हाँ हाँ, जा रही हूँ। अरे बड़े नींद डिस्टर्ब हो रही है। सुनीता किचन में पानी पीने जाती है। किचन की लाइट्स ऑफ थी, इसलिए सुनीता को किचन में रिया नजर नहीं आती और ना ही रिया को अपनी मम्मी की किचन में आने का पता चलता है। लेकिन पानी पीने के लिए सुनीता जैसे ही फ्रिज खोलती है, वैसे ही फ्रिज की लाइट रिया पर पड़ती है। चोर चोर, कोई बचाओ, हमारे घर में चोर घुस गया। अरे मम्मी शांत हो जाओ, कोई चोर नहीं है, मैं हूं, ये देखो मैं। रिया लाइट्स ऑन करती है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी रात को किचन में लाइट बंद करके तू कर क्या रही है? पता भी है कितनी डर गई थी मैं। मम्मी मैं वो नूडल्स बना रही थी। इतनी रात को? वो मूवी देख रही थी ना, तो मूवी देखते देखते भूख लग गई। घर में पॉपकॉर्न थे नहीं तो सोचा नूडल्स बना लेती हूँ। अरे शर्म कर ले, शर्म कर ले, और थोड़ी सी शर्म करके अपनी इस आदत को सुधार ले। पता नहीं दिन में सोती है और रात को उल्लुओं की तरह जागती है। सुधर जा, वरना कल को ससुराल जाएगी तो न जाने तेरा क्या होगा। सुनीता का तो इतना कहना था कि कुछ ही महीनों बाद रिया की शादी उसके बॉयफ्रेंड अमन से हो जाती है। शुरू में तो ससुराल वालों को लगता है कि शायद शादी की थकान की वजह से बहू पूरा दिन सो रही होगी, लेकिन कुछ समय बाद, अरे कहाँ रह गई बहू? हम इतनी देर से नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं और बहू अभी तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। 1 मिनट मम्मी, मैं जाकर देखता हूँ। अमन कमरे में आता है तो देखता है कि रिया तो सो रही है। अरे कब तक सोती रहोगी तुम? उठना है कि नहीं? बाहर सब ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहा है। अरे ब्रेकफास्ट का इंतजार क्यों कर रहा है? मैंने तो कल ही सबके लिए नाश्ता बनाकर फ्रिज में रख दिया था, और तुम्हारा टिफिन रेडी करके भी फ्रिज में रख दिया है। तुम एक काम करो, तुम सबको नाश्ता गरम करके दे दो। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। अरे लेकिन इससे पहले कि अमन उसे कुछ और बोलता, वो घर्राटे लेते हुए सो जाती है। अमन किचन में जाकर सबके लिए नाश्ता गरम करके लाता है। अरे बेटा, आज तू हम सबके लिए नाश्ता बना कर लाया है। बहू की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं पापा, रिया के सर में थोड़ा दर्द हो रहा है तो उसने सबके लिए नाश्ता बना कर रखा था, लेकिन अब सर में दर्द हुआ तो वो जाकर सो गई। थोड़ी देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत करो। अभी तो अमन सबके सामने बात को दबा देता है, लेकिन कुछ दिन बाद, अरे इतने सारे गंदे कपड़े इकट्ठे हो गए, आज भी नहीं धोए तो कल और ज्यादा कपड़ों का पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा, धो ही लेती हूँ। रिया रात के 1 बजे कपड़े धोने के लिए जाती है। ऐसे तो कपड़े धोने में मज़ा नहीं आ रहा, हेडफोन्स लगा लेती हूँ, फिर गाने सुनते सुनते कपड़े धोने में मज़ा आएगा। रिया अपने कानों में हेडफोन्स लगा लेती है और फुल वॉल्यूम में गाने सुनती हुई खुद भी गाना गाते हुए डांस करने लगती है। ओ मेरा बाबू चल चबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बाबू चल चबीला मैं तो नाचूंगी। अरे ये इतनी रात को कैसे कैसी आवाज़ें आ रही है, और इतनी रात को ये वॉशिंग मशीन की आवाज़। कौन धो रहा है कपड़ा इस वक्त? मुझे भी ऐसा ही सपना आ रहा है भाई। इनका अलग ही चल रहा है, छोड़ो इन्हें, मुझे देख कर आना पड़ेगा आखिर इतनी रात को घर में हो क्या रहा है। निर्मला जल्दी से वॉशिंग मशीन की आवाज़ सुनकर अपने घर के बाथरूम में जाती है। तभी रिया एकदम से गरबा का गाना गाती हुई गरबा खेलते हुए निर्मला की तरफ आती है। ए गरबे की रात है, गरबा खेलो रे मेरे संग। लगता है मेरी बहू को किसी भूत ने लपेट में ले लिया। हे भगवान मदद करो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
अरे नाचो नाचो मम्मी जी, आप भी नाचो। इतनी रात को कपड़े धोते हुए गरबा खेलने का मजा ही कुछ और है। कितना मस्त गाना है। है गाना? इधर मेरी जान हलक मटकी है और ये गाना सुना रही है। अरे निकाल इसे, कान से निकाल। निर्मला रिया के कान से हेडफोन्स निकालती है। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है? इतनी रात को यहाँ गाने सुनते हुए नाच रही है। कपड़े धोने का कौन सा टाइम है ये भाई? क्या करूं मम्मी जी, मुझे ना रात को नींद नहीं आती, तो मैं अपना सारा काम रात को ही करती हूँ। दिन में कुछ भी करूँ तो नींद आने लगती है। पूरी रात जागेगी तो दिन में तो नींद आएगी। जा जाके सो जा और सुबह उठ के धो लेना ये कपड़े। इतनी रात को खामखा डरा दिया मुझे भी। ये तो बस शुरुआत थी, आगे आगे देखिए होता है क्या। कुछ दिन बाद सोच रहा हूँ इस बार दिवाली पर एक नई बाइक ले लूँ। ये वाली बहुत पुरानी हो गई है ना माँ? अरे बाइक को छोड़, मुझे तो हमारा ये घर भी पुराना पुराना लगने लगा है। पता नहीं आखिरी बार कब ठीक से सफाई हुई थी। दिन में साफ सफाई करने का टाइम होता है तब ये सो जाती है। पता नहीं कहाँ से एंटीक पीस छांट कर लाया है। अरे माँ तुम चिंता मत करो, तुम आज रिया को बोल देना, वो अच्छी तरह घर की सफाई कर देगी। दोपहर के 2:30 बजे रिया अपनी पूरी नींद लेकर किचन में चाय बनाने के लिए जाती है। वो चाय बनाकर अपनी सास को देने जाती है। अरे यार कौन से टाइम की चाय लेकर आई है तुम मेरे लिए? अभी आधे घंटे पहले तो दोपहर का खाना खाया है। वो मम्मी जी, मैं अभी सोकर उठी ना, तो भूख लगी थी, तो चाय के साथ नाश्ता लेकर आई। मुझे लगा आपको भी भूख लगी होगी तो आपके लिए भी ले आई। ए भगवान, क्या करूँ इसका। तो ये सब छोड़ और घर की सफाई पर थोड़ा ध्यान दे। दिवाली आ रही है तो घर में इतनी सी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है मम्मी जी, आप टेंशन ना लो, मैं आज ना अच्छी तरह पूरा घर साफ कर दूंगी। पूरा घर साफ कर दूंगी मतलब? मतलब आप टेंशन ना लो ना, मैं अच्छी तरह घर की सफाई कर दूंगी। चाय पीकर सबके लिए रात का खाना बनाकर रिया फिर से सो जाती है और रात को फिर से सभी घर वालों को दिन का बना हुआ खाना खाना पड़ता है। सोचा था बहू घर में आएगी तो अच्छा अच्छा गर्मा गर्म खाना खाने को मिलेगा, लेकिन जब से बहू घर में आई है तब से दिन का बना हुआ खाना रात में खाना पड़ता है और कभी रात का बना खाना दिन में। अरे खाना तो छोड़ो, मैंने तो आज उसे घर की सफाई करने को भी बोला था, लेकिन महारानी हर रोज की तरह दिन में जाकर सो गई। पता नहीं मुझे ही ऐसी बहू मिलनी थी क्या। इधर ससुराल वाले पहले ही रिया से परेशान थे, तभी रात को वो उठती है और अपना खाना पीना खाकर घर की सफाई में लग जाती है। आज तो पूरे घर को इतनी अच्छी तरह चमकाऊंगी कि माँ जी देखती रह जाएंगी। फर्श पर सर्फ का पानी डाल देती हूँ, उसके बाद अच्छी तरह वाइपर से साफ करके पोछा लगाऊंगी तो फर्श तो एकदम शीशे की तरह चमकेगा। रिया फर्श पर सर्फ का पानी गिरा देती है और पूरे घर में सर्फ का पानी बिखर जाता है। तभी ये रात को बाथरूम की परेशानी ने भी परेशान कर रखा है। 2 घंटे सोता हूँ तभी इसकी वजह से नींद खुल जाती है। जाना ही पड़ेगा। अब जैसे ही सुधीर वॉशरूम जाने के लिए अपने कमरे से बाहर पैर रखता है, वैसे ही पूरे फर्श पर सर्फ का पानी होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है। वो धड़ाम से गिरता है। ओए माँ लग गई रे, हाय रे मोरी मैया, मेरी कमर गई रे, कोई और उठाने। अरे ये तो पापा की आवाज लग रही है, क्या हो गया उन्हें? सुधीर इतनी जोर जोर से चिल्लाता है कि उसके चिल्लाने की आवाज़ से घर के सब लोग जल्दी से भागकर वहां आते हैं। लेकिन जैसे वो वहां पर आते हैं वैसे ही वो सब भी उसी की तरफ फिसल कर वहीं पर गिर जाते हैं। तभी उनकी आवाज़ सुनकर रिया भी वहां आती है। अरे आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तो फर्श को साफ करने के लिए यहाँ पर सर्फ का पानी डाला था और आप लोग यहाँ पर खेल रहे हो। अब मैं सफाई कैसे करूँगी? अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये कोई सफाई करने का टाइम है? तुम्हारे सफाई करने के चक्कर में पहले पापा यहाँ गिरे और उनकी आवाज सुनकर हम यहाँ आए और इस सर्फ के पानी पर फिसल कर हम भी गिर गए। और नहीं तो क्या भाभी, आपको सफाई करनी थी तो दिन में कर लेती। रात के 2 बजे कौन सफाई करता है? पूरी कमर टूट गई। पता नहीं मुझे ही दुनिया में ऐसी बहू मिलनी थी क्या। अरे वाह। अब आधी रात को रिया की सफाई के चक्कर में सबकी कमर टूट जाती है, लेकिन इसके बाद भी रिया की आदत नहीं सुधरती। कुछ दिन बाद उनके घर पर कुछ मेहमान आते हैं। अरे हम तेरे घर पर आए हुए हैं, इतनी देर हो गई निर्मला, लेकिन अभी तक तेरी बहू यहाँ दिखी नहीं। कहाँ छुपा कर रखा है तूने अपनी बहू को? अभी मैं क्या बताऊं कि वो महारानी तो घोड़े बेचकर सो रही है। क्या हुआ बहन जी, बहू मायके गई हुई है क्या? नहीं नहीं भाई साहब, आप तब तक चाय पीजिए, मैं आती हूँ। निर्मला रिया के कमरे में जाती है और उसे जगाने लगती है। क्या हो गया मम्मी जी, सोने दो ना।
अरे उल्लू कहीं की, उठ, बाहर मेहमान आए हैं, जा उनके लिए खाना बना दे। मम्मी जी प्लीज बाहर से मंगा लो। अरे उठ। अब निर्मला रिया को जबरदस्ती नींद से उठाकर किचन में खाना बनाने के लिए भेज देती है, लेकिन रिया गैस पर खाना बनाने के लिए चढ़ाती है और खाना बनाते बनाते वहीं दीवार का सहारा लेकर खड़ी खड़ी सो जाती है। थोड़ी देर बाद, बहन जी घर में कुछ जलने की बदबू आ रही है, कहीं बहू से खाना जल तो नहीं गया? अरे नहीं नहीं, शायद बहू खाने में तड़का लगा रही होगी, मैं अभी आती हूँ। हाँ। निर्मला जल्दी से किचन में जाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया इसने, सारा का सारा खाना जल गया और ये महारानी दीवार के सहारे खड़ी खड़ी सो रही है। ऐसा पहला प्राणी देखा है मैंने दुनिया में जो दीवार के सहारे खड़ा खड़ा सो रहा है। अरे क्या करूं मैं इसका। निर्मला उसे देखती रह जाती है। वो जल्दी से गैस बंद करके उसे उठाती है, लेकिन अब हालात कुछ ज्यादा ही सीरियस होते जा रहे थे। निर्मला शाम को सुधीर और अपने दोनों बेटों के साथ एक मीटिंग करती है। अब कुछ भी करके बहू को सुधारना होगा। उसकी ये दिन में सोने और रात में जागने की आदत ने तो हमें परेशान कर दिया है। इसे सुधारने का एक ही तरीका है, जैसे ये रात में जाकर हम सबकी नींद खराब करती है, वैसे ही अब जब दिन में ये सोएगी तब हम भी इसकी नींद खराब कर देंगे। बिल्कुल ठीक बोला भैया, आज से भाभी की नींद खराब करो, मिशन शुरू। अगली सुबह जब सब जागे तो रिया घोड़े बेचकर सो गई थी। सबकी छुट्टी थी तो पंकज ने टीवी में तेज म्यूजिक चला दिया और सब उस म्यूजिक पर डांस करने लगे। मेरा ढोलक मैं लटके से, आहा। हे भगवान, इतनी जोर जोर से कौन म्यूजिक सुन रहा है, पूरी नींद खराब कर दी। रिया नींद में आंखें मसलती हुई बाहर आती है और म्यूजिक बंद कर देती है। अरे बहू, इतना अच्छा गाना तो चल रहा था, बंद क्यों कर दिया तूने? मम्मी जी आप सब इतने तेज तेज गाने क्यों सुन रहे हो? मैं इतनी गहरी नींद में सो रही थी, इसकी वजह से नींद टूट गई। अरे ये कोई सोने का टाइम है क्या रिया? तुम्हें पता है पंकज का प्रमोशन हुआ है, इसलिए हम सब डांस कर रहे हैं। आओ तुम भी हमारे साथ डांस करो। हाँ भाभी, आपके देवर का प्रमोशन हुआ है, नाचो नाचो नाचो। घर के सभी लोग रिया का हाथ पकड़कर उसे नींद में ही नचाने लगते हैं और रिया की अच्छी खासी नींद खराब हो जाती है। कुछ दिन बाद, आज तो और मजा आएगा। घर में सारी पड़ोसन किटी पार्टी के लिए आएगी और घर में जो शोर होगा उससे तो ये बिल्कुल नहीं सो पाएगी। थोड़ी देर बाद पड़ोस की सारी औरतें उनके घर आती हैं। निर्मला उनके लिए खूब सारे स्नैक्स लेकर आती है। अरे निर्मला बहन, किटी पार्टी में बातें तो बहुत हो गई, चलो ना अंताक्षरी खेलते हैं, मजा आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खेलते हैं, इससे तो और मजा आएगा। सभी औरतें अंताक्षरी शुरू करती है और सब लोग इतने जोर जोर से गाने गाते हैं कि रिया की नींद फिर से खराब हो जाती है। वो बाहर हॉल में आती है तो पड़ोस की सभी औरतों को देखकर चौंक जाती है। अरे आप सब यहाँ पर, किसी का बर्थडे है क्या? अरे किसी का बर्थडे नहीं है, हमारी किटी पार्टी चल रही है। बेटा स्नैक्स खत्म होने वाले हैं तो तुम जाकर थोड़े स्नैक्स बना लाओ ना। क्या? जाओ ना रिया बहू, बहुत मजा आ रहा है। वहाँ सभी किटी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे और रिया किचन में सबके लिए स्नैक्स बना रही थी। सबकी गाने की आवाज़ से उसकी नींद भी उड़ गई थी। अब कुछ दिन तक घर वाले हर रोज रिया के साथ ऐसा ही करते, जिससे कुछ दिन बाद वो अब दिन में जागकर रात में सोने लगती है। सबको लगता है उसकी आदत सुधर गई, लेकिन कुछ दिन बाद, आहा आहा, ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है। उसकी आवाज़ सुनकर अमन की नींद खुलती है। तभी अपनी आंख खुलते वो अपने सामने रिया को ऐसे देखता है तो वो बुरी तरह डर जाता है। राम 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 राम, ये सब क्या हो रहा है? रिया क्या हो गया तुम्हें? मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है। कौन मुस्कान, कौन पहचान? क्या किया ये? मेरी पूरी रील खराब कर दी, अब दोबारा से बनानी पड़ेगी। क्या तुम रील बना रही थी? तुम्हें अपने ये सारे काम रात को ही करने होते हैं क्या? पहले खाना बनाती थी, सफाई करती थी, लेकिन अब तो रात को ये भूतिया रील भी बनाने लग गई। तुम्हारे चक्कर में अभी हार्ट अटैक आ जाता मुझे। सारी। अमन दोबारा से सो जाता है, लेकिन तभी रिया को भूख लगती है और वो किचन में खाना खाने के लिए जाती है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। ये अजीब सी आवाज़ कहाँ से आ रही है? रिया इधर उधर देखती है तो उसकी नज़र अपने सास ससुर के कमरे की तरफ पड़ती है, जहाँ एक चोर उनके कमरे के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। ये तो कोई चोर लगता है, मेरे घर में चोरी करने आया है, अभी बताती हूँ इसे। रिया किचन से लाल मिर्च का पाउडर और बेलन उठाकर उसके पीछे जाती है।
चोर भैया पीछे तो मुड़ो। उसकी आवाज सुनकर चोर जैसे ही डर के मारे पीछे मुड़ता है, वैसे ही रिया उसकी आंखों में लाल मिर्ची का पाउडर डाल देती है और बेलन से उसकी खूब पिटाई करती है और कुकर को उसके सर पर पहना देती है। अरे ये क्या कर दिया? एक तो पहले ही आंखें जल रही है, ऊपर से ये क्या पहना दिया? अरे मेरा दम घुट रहा है, निकालो इसे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में चोरी करेगा? रुक, तुझे तो आज मैं अच्छी तरह बताऊंगी। चोर के सर में कुकर फंस जाता है और रिया बहुत बुरी तरह से उसे पीटती है। तभी उनकी आवाज़ सुनकर घर के सब लोग वहां पर आते हैं। जैसे ही पंकज घर की लाइट जलाता है तो सब देखते हैं कि रिया किसी को पीट रही है। जल्दी से पुलिस को फोन करो, चोर है ये। क्या चोर? हाँ मम्मी जी, चोर। अमन जल्दी से पुलिस को फोन करता है। पुलिस जाकर उस चोर को पकड़कर ले जाती है। आज पहली बार इसके रात के जागने की वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान होने से बच गया। वो सही तो कहते हैं, खराब घड़ी भी दिन में एक बार सही समय तो बता ही देती है। इसके रात में जागने के चक्कर में 100 परेशानियां खड़ी हुई, लेकिन आज इतनी बड़ी परेशानी से इसके रात के जागने की आदत ने ही बचा लिया। इसीलिए तो कहते हैं मम्मी जी, खोटा सिक्का भी कभी कभी काम आ जाता है। सब लोग रिया को देखकर हंसने लगते हैं और आज उसकी ये रात को जागने की आदत ही घर वालों को इतनी बड़ी परेशानी से बचा लेती है। बहू, मेरी साड़ी की पटली नहीं बन रही है, देखना जरा। ये जब भी हम बाहर जाने वाले होते हैं, मम्मी जी तभी आपकी साड़ी क्यों नहीं बनती? मैंने तो 1 साल से साड़ी पहनना शुरू किया है, आप तो 36 सालों से साड़ी पहन रही हैं। अरे कैसे बनेगी साड़ी? तू लेकर ही ऐसी साड़ी आती है, सिल्क की लाती तो तुरंत शरीर पर सेट हो जाती। ये चिकने कपड़े ला कर दे दी। अरे पल्ला ही नहीं बनता इसका, ऊपर से इसमें मोटी भी लग रही हूँ। देख नीचे फॉल भी कैसे लगा कर लाई है तू। मैंने आपको वीडियो कॉल पर साड़ी दिखाई थी ना मम्मी जी, तब आप ही ने बोला था सीधा फॉल पिको करवा कर ले आना। मेरे सामने ही मुंह खुलता है क्या तेरा? है जाकर मुंह पर मार दे ये साड़ी उस दुकानदार के। कैसा फॉल लगा कर दिया है उसने। अभी तो साड़ी पहनी भी नहीं कि फॉल खुलने लग गई। कितना सामान लेते हैं उसकी दुकान से हम। जाकर बोलना उसे कि 2 बार सिलाई चलाएगा आपसे, एक सिलाई वाली फॉल खुली जाती है। अभी आपकी साड़ी की प्लेट्स नहीं बन रही थी, अभी आप फॉल पर आ गई। और कोई शिकायत है तो वो भी कह दीजिए मम्मी जी। तो कहूँगी ही, सुबह से उठी हुई हूँ मैं, कोई साड़ी नहीं थी जिसका ब्लाउज मैचिंग का हो। कमर फटने लग जाती है मेरी खड़े खड़े साड़ियाँ निकालने में। एक तो मेरी अलमारी में तुम सब हाथ लगाते हो, कौन सा सामान कहाँ कर देते हो कि मिलता ही नहीं। अभी 2 हफ्ते पहले तो आपने 4 नए ब्लाउज सिलवाए हैं मम्मी। अरे वो तो घर की साड़ियों के मैचिंग के सिलवाए थे ना, हैवी साड़ी के लिए थोड़ी ना। देख कैसे कंधा गिर रहा है ब्लाउज का। इसीलिए कहती हूँ 2 एक्स्ट्रा गोल्डन ब्लाउज लाकर दे दिया करो मुझे, जो सब पर चल जाए। स्नेहा के लिए लड़का देखने जाना था, पर यहाँ तो मनीषा दूसरे ही टेंशन में फंसी हुई थी। तभी दरवाजे से करण अंदर आता है। अब अभी तक रेडी नहीं हुई मम्मी, हमें लड़के वालों के यहाँ पहुँचना है प्रिया। वो लोग क्या सोचेंगे कि 10 बजे का टाइम देकर हम 1 बजे पहुँच रहे हैं। एक काम दिया था प्रिया तुम्हें, वो भी नहीं हुआ तुमसे। ये निकलते टाइम ही मम्मी जी का सारा ड्रामा शुरू हो जाता है। मैं क्या करूँ करण? सुबह 4 बजे उठा दिया था मैंने मम्मी जी को और साड़ी भी निकाल कर रख दी थी, पर वो कहने लगी नहीं ये साड़ी नहीं पहनूंगी, मुझे दूसरी साड़ी दो। सुबह से तो साड़ी के पीछे ही लगी पड़ी हूँ। एक काम कर करण, तू गाड़ी निकाल, हम चलते हैं। ये सास बहू पीछे से आ जाएंगे। तुम दोनों एक काम करो, पहले लड़ लो, वो हो जाए उसके बाद में लड़के के यहाँ पहुँच जाना। मिडिल क्लास के घर के लोगों के साथ तो ये प्रॉब्लम होती ही है। एक तो छोटा सा घर, उसमें कोई सामान यहाँ तो कोई सामान वहाँ, चीज़ें मिलती कहाँ है टाइम पर। और कुछ ऐसा ही मनीषा के साथ हो रहा था। फिर भी जैसे तैसे 10 मिनट के अंदर सभी राहुल के घर पहुँचने के लिए निकलते हैं। बस ये रिश्ता हो जाए तो टेंशन ख़त्म। बार बार ये लड़कों को देखना, उनके बारे में पता करना, ये मुझसे अब नहीं होता। लड़का ठीक है पापा। राहुल, अब तक तो जितना भी पता किया है मैंने उसके बारे में नेगेटिव तो सुनने में नहीं आया। अब यहाँ आ गए तो अंदर चलकर देखते हैं क्या सच है और क्या झूठ, पता चल जाएगा। मुरारी राहुल के घर के बाहर नजर घुमाता है। घर के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थी, 3 माले का मकान था, साथ में बाहर गार्डन भी। आंख घुमाते घुमाते मुरारी अंदर जाता है और इतने बड़े घर को देखकर उसकी तो आंखें ही चौंध दिया जाती है। देख लीजिए मम्मी जी, मैंने बताया था रिश्ता मेरे मायके की पहचान से आया हुआ है, रिश्ता खराब हो ही नहीं सकता था। देख लिया आपने। लड़की वालों को दरवाजे पर देखते ही राहुल के घर वाले फौरन उनके पास जाते हैं। अरे भाई साहब, आप निकल गए थे तो बताना तो चाहिए था, मैं यहाँ से गाड़ी भिजवा देता। कैसे आए आप लोग? भाड़े की गाड़ी से भाई साहब,
हमारा मानना है कि जितना कंबल हो उतना ही पैर पसारो, झूठ का दिखावा करना ही क्यों। अरे कोई बात नहीं अंकल जी, आपको इस सेवा का मौका हम दूसरी बार दे देंगे। दोनों परिवार मिलकर बात करने लगते हैं। ये घर हमारा अपना ही है, साथ में बीच मार्केट में 2 दुकानें हैं, कोई जॉइंट फैमिली का झंझट नहीं, सारी प्रॉपर्टीज़ पहले से ही बढ़ चुकी है। मेरा तो ले देकर एक राहुल है, सब कुछ उसी को मिलना है। अगर इस घर में आपकी बेटी आ गई ना तो राज करेगी। और सिक्योरिटी के लिए आप प्रिया के घर वालों से भी पता कर सकते हैं, वो लोग तो हमें अच्छी तरह से जानते हैं। पूछताछ के लिए हमने कभी मना नहीं किया। आप भी अपनी बेटी दे रहे हैं तो खोज खबर करना आपका फ़र्ज़ है। नहीं भाई साहब, हमें आप पर पूरा भरोसा है। पुराने ज़माने के लोग ज़्यादा ये 3-5 जानते ही कहाँ थे, ये सब तो आज के चलन में है। आप और आपकी बातें, आते ही सभी को बातों में लगा लिया। कुछ खिलाएंगी पिलाएंगी, इन्हीं की बातें ही करते रहेंगे। गृहिणी आप है, जाकर ले आइए नाश्ता। सारा घर यही संभालती है भाई साहब, मुझे तो इन चीज़ों की खबर ही नहीं रहती। मोहन सुप्रिया बहुत अच्छी तरह से लड़की वालों की खातिरदारी करते हैं। राहुल भी हंसी मजाक करने में कोई कमी नहीं छोड़ता। और इस बातचीत के दौरान करण स्नेहा को कोने में ले जाकर कहता है, क्या करे, अभी फाइनल कर दे क्या लड़के को, या आगे मिलना चाहती है? इतनी जल्दी नहीं भैया, एक मीटिंग में क्या ही पता चलता है। मैं 3-4 बार मिलूंगी, उसके बाद ही कुछ बोलूँगी। और नेक्स्ट मीटिंग की डेट फिक्स करने के बाद लड़के वाले जाने लगते हैं। तभी रोकते हुए सुप्रिया सभी के हाथों में एक एक सोन पापड़ी का डब्बा पकड़ाती है। हे भगवान, फिर से सोन पापड़ी का डब्बा। दिवाली में आई सोन पापड़ी तो अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई, अब इन्हें कौन खाएगा। सभी वापस घर लौट आते हैं। रसोई में जाती ही प्रिया को सोन पापड़ी के डब्बे का ढेर दिखाई देता है। दिमाग खराब हो गया है, कहाँ रखूँ इन सोन पापड़ियों को, कुछ दिनों के बाद इनमें चींटियाँ लगने लगेगी। रात के खाने की तैयारी कर प्रिया सभी को खाना परोसती है और खाने के टेबल पर मनीषा उसे ताना मारते हुए कहती है, माना राहुल बेटे के घर वाले पैसे वाले हैं, पर सोच अभी भी मिठाई के डब्बे तक ही अटकी हुई है। याद है करण, जब हम बहू को देखने गए थे कैसे उसके घर वालों ने सामने 2 रुपये वाली टॉफ़ी और 5 रुपये वाले बिस्किट रख दिए थे। आज ये सोन पापड़ी का डब्बा देखकर वही दिन याद आ गया मुझे। कुछ लोगों के पास तक कितने भी पैसे हो जाए, नीयत खोटी ही रहती है। ये क्या बोल रही हैं मम्मी आप? इतने भी बुरे नहीं थे राहुल के घर वाले। आखिर उन्होंने हम सबके हाथों में एक एक सोन पापड़ी का डब्बा दिया, मुझे पैसे दिए। इतनी खातिर वरना कौन करता है बताओ? इस बार तेरी माँ की बातों में दम है बेटा। यही बात मेरे भी दिमाग में घूम रही है कि कहीं ये लोग अंदर से फक्कड़ तो नहीं। वैसे तो पैसे के मामले में बहू के घर वाले भी ज़रा 19-20 कर ही देते हैं, पर पैसा उनके पास भी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो बात प्रिया के मायके वालों पर आ गई थी, तो प्रिया अपने ससुराल वालों की बात कैसे बर्दाश्त करती। बात को घुमाते हुए प्रिया कहती है, आपको पता भी है मम्मी जी कि उन्होंने हम सबको सोन पापड़ी के डब्बे क्यों दिए? क्योंकि सोन पापड़ी सस्ती आती है, और क्यों? मुझे लगा ही था आप इस राज को समझ नहीं पाई होंगी। मेरे मायके के साइड के लोग हमेशा दूर की सोचते हैं। ऐसा क्या भाभी, बताइए ना, क्या राज है इसके पीछे? वो तो मैं आप सबको सुबह ही बताऊंगी। अपने मायके वालों की इज्जत रखने के लिए प्रिया ने सभी के सामने फेंक तो दिया था, पर अब वो अपनी बात पर खरी उतरे कैसे? इसी सोच में रात के 12 बजे प्रिया अपने हॉल में यहाँ से वहाँ से यहाँ चक्कर लगा रही थी। अगर सुबह तक तूने कुछ नहीं किया प्रिया तो तेरे मायके वालों की बड़ी बदनामी होने वाली है। कुछ सोच। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। नहीं, पर ये फुल प्रूफ प्लान नहीं है। अगर प्लान फेल हुआ तो तेरी इज्जत चली जाएगी बेटा। मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। हाँ ना प्रिया, इतना मत सोच, ऐसे भी तेरी नैया डूबी हुई है। अगर ये प्लान काम कर गया तो एक साथ सभी के मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और अगली सुबह प्रिया बनाती है सोन पापड़ी की सब्जी, वो भी नमकीन। बन तो गई है सब्जी, अब इसे सभी के आगे परोस देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। प्रिया सभी को नाश्ते के टेबल पर सोन पापड़ी की सब्जी के साथ पराठे परोसती है। ये कढ़ी जैसा क्या बनाया है वो तूने? ये कोरियन डिश है मम्मी जी, कढ़ी जैसी समझ लीजिए, विदेश में बहुत खाई जाती है। मैंने सोचा आज आप सबके लिए यही बना दूँ, खाकर देखिए तो, अच्छी नहीं लगे तो मैं तुरंत आलू तलकर ले आऊँगी। ये ना नया कुछ मेरे लिए ट्राई मत किया कर बहू, इन सबसे अच्छा तो मुझे दही रोटी दे देती। ये कहता हुआ जैसे ही मुरारी पराठे के साथ सोन पापड़ी की सब्जी खाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो चटकारे लगाने लगता है।
ये क्या बढ़िया चीज बनाई है बहू तूने। सही में प्रिया, लग रहा है किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट की डिश खा रहा हूँ मैं। तू तो कभी विदेश गई नहीं बहू, फिर कहाँ सीखा तूने ये डिश बनाना, जरा मुझे भी बता। ये कोई विदेश की डिश नहीं है मम्मी जी, ये है सोन पापड़ी की सब्जी। और ये सब्जी मैंने उसी सोन पापड़ी से बनाई है जो कल हमें राहुल के पेरेंट्स ने दी थी। कल आप कह रही थी ना मम्मी जी, मेरे मायके के साइड वाले लोग कंजूस हैं। वो कंजूस नहीं है, वो स्मार्ट है। ये रेसिपी हमारे घर तरफ बनती है। और प्रिया ये झूठी कहानी सभी को सुना देती है। जो भी हो भाभी, सच में आज तो आपने मूड ही फ्रेश कर दिया। प्रिया बड़ी खुश हो जाती है। दोपहर के वक्त प्रिया जब रसोई में थी, स्नेहा वहाँ आती है और अपनी भाभी से कहती है, दोपहर में भी वही सुबह वाली सोन पापड़ी की सब्जी बनाना भाभी, चावल के साथ तो और मज़ेदार लगेगी। फिर से? हाँ, ये तो आपके पास अच्छा मौका है भाभी। बाकी यहाँ जो दिवाली से आई सोन पापड़ी रखी हुई है ना, सारी की सारी यूज़ हो जाएगी इसी बहाने। हाँ दीदी, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मैं तो कब से इन सोन पापड़ियों से छुटकारा पाना चाहती थी, तो दोपहर में सोन पापड़ी की सब्ज़ी बना देती हूँ। और दोपहर में फिर से प्रिया सोन पापड़ी की सब्ज़ी बनाती है, जिससे वो बासमती चावल, धनिए की चटनी, पापड़ और अचार के साथ सभी को परोसती है। तुमने क्या सोचा है प्रिया कि आज मुझे काम पर जाने ही नहीं दोगी? इतना अच्छा खाना बनाओगी तो भूख से 4 गुना ज़्यादा खा लूँगा, फिर मुझे नींद आएगी, पर कहाँ से दुकान जा पाऊँगा? इतना अच्छा खाना कौन बनाता है यार। हाँ बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, इतना ज़्यादा खा लूँगी तो स्वाद के चक्कर में पता चला पेट खराब हो गया। वैसे बहुत अच्छी सब्जी बनाई है तूने। तो और लीजिए ना मम्मी जी, अच्छा है ना। ऐसे 2 फ़ायदे हो रहे हैं पापा जी। एक तो अच्छी पौष्टिक चीज़ पेट में जा रही है, दूसरा सब्ज़ी मंगवाने के पैसे भी नहीं लग रहे। अभी तो ठंड का मौसम आने वाला है, इसलिए सब्ज़ी के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में हमें सब्ज़ी खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। दिवाली में रिश्तेदारों के यहाँ से आए हुए सोन पापड़ी से हम सब्ज़ी बना रहे हैं, मिठाइयाँ भी यूज़ हो रही है और खर्चा भी बच गया। ये सुनने के बाद तो 1 कटोरी सब्जी और खाऊंगा मैं बहू। अब इसी तरह प्रिया रोज़ रोज़ सोन पापड़ी की सब्जियां बनानी शुरू कर देती है। 5 दिन बाद राहुल की परिवार वालों ने हमारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। भाभी, इस बार हमारी बारी है। सब हो जाएगा दीदी, आप फिक्र मत कीजिए। एक तो हमारे घर में ये पेंट भी न जाने कितने सालों पहले हुआ था, कितना खराब दिख रहा है। लड़कियों के घर में यह सब नहीं देखा जाता बेटा, उनके संस्कार देखे जाते हैं। ये संपत्ति तो लड़कों की देखी जाती है। अगर उन्हें हमारे घर से रिश्ता करना होगा तो ऐसे ही कर लेंगे, नहीं करना हो तो लड़कों की कमी नहीं है। और कुछ देर बाद दोपहर के खाने के वक्त राहुल के परिवार वाले प्रिया के घर पहुंचते हैं। सभी उनकी बहुत ही अच्छी तरह आवभगत करती हैं। ज़रा अजीब साउंड करेगा भाभी, पर अब कंट्रोल नहीं हो रहा तो सोचा पूछ लूँ। काफ़ी देर से मुझे किसी चीज़ की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया आपने? मैंने कहाँ कुछ बनाया है, आज तो खाने की सारी तैयारियाँ स्नेहा दीदी ने की है। आप तो बस डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। अब तो टेबल पर ही पता चलेगा कि खाने में क्या क्या है। और प्रिया मेहमानों को खाना परोसती है। सोन पापड़ी पनीर की सब्जी, सोन पापड़ी का रायता, सोन पापड़ी मिक्स वेज, सोन पापड़ी भरवा भिंडी, नान, चावल और मीठे में सोन पापड़ी। बाप रे बाप स्नेहा, तूने तो ये पूरे का पूरा बुफे तैयार कर दिया। इतना सब बनाने की क्या ज़रूरत थी? हाँ बेटा, बहुत ज़्यादा ही मेहनत नहीं करती तुमने। 3 लोग हैं हम, कोई बारात के साथ थोड़ी ना आए हैं जो इतनी मेहनत की तुमने। शादी ब्याह की बात है बहन जी, आपको भी तो पता चलना चाहिए कि हमारी बेटी को घर का सारा काम आता है। कहीं बाद में आप ये ना कहें कि आप लोगों ने हमें ठग लिया। वैसे ये पनीर बटर मसाला दिखने में ज़रा अलग नहीं लग रहा बेटा? वो क्या है ना अंकल जी, ये सारी इंडियन डिशेस है, पर स्नेहा दी ने सभी डिशेस में विदेशी तड़का लगाया है, इसीलिए ज़रा दिखने में अलग लग रही है। आप खाकर तो देखिए। और जैसे ही राहुल के परिवार वाले सोन पापड़ी से बनी सब्जियां खाते हैं, वाह 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 करते रह जाते हैं। OMG, ये क्या बनाया तुमने स्नेहा? वो मैंने नहीं राहुल। अरे बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनाई है आपने स्नेहा जी। ये डिश हमारी शादी में होनी चाहिए। शादी में? आपको और मीटिंग करनी है तो कीजिए, पर आज तो मैं रोका करके ही जाऊंगा यहाँ से। इतना अच्छा खाना बनाने वाली लड़की को मैं नहीं छोड़ने वाला। प्रिया का तो चला हुआ एक चाल इतना काम कर जाता है, उसकी ननद की पहली बार में ही शादी फिक्स हो जाती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ सोन पापड़ी की सब्जी के कारण। ये तो बहुत अच्छा हुआ मनीषा जी, ये सोन पापड़ी की सब्जी तो जादू कर गई। अब बार बार मीटिंग के लिए खर्च भी नहीं करना पड़ेगा।
पर स्नेहा को तो ये सब्जी बनानी आती ही नहीं। डिनर के बाद स्नेहा और राहुल का रोका हो जाता है। जाते जाते सुप्रिया कहती है, शादी में अभी 1 महीना पूरा बाकी है बेटा, और आज तुमने जो स्पेशल सब्जी खिला दी है मुझे, घर जाने के बाद अगर उस सब्जी की याद मुझे आई तो ऐसा करना, थोड़ी बची है वो भी पैक करके दे दो। हाँ हाँ दीदी, बहुत सारी सब्जी बनाई थी मैंने। अब मेरा मतलब बहुत सारी सब्जी बनाई थी दीदी ने, मैं अभी लेकर आती हूँ। पर ये सोन पापड़ी की सब्जी की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब जब भी राहुल स्नेहा को घुमाने लेकर जाता, उसे फ़ोन करके एक ही चीज़ कहता, वो जो सब्जी बनाई थी ना तुमने उस दिन स्नेहा, वैसे ही मंचूरियन को कुछ अलग फ्लेवर से बना कर ला सकती हो। कल रेस्टोरेंट गए थे हम, वहाँ भी तुमने वही सब्जी मंगवा ली थी। आज तो मूवी पर जा रहे हैं, अंदर तो खाना ले जाना अलाउड भी नहीं होता ना राहुल। अरे तो मैं सब्जी बाहर ही खा लूँगा, उसके बाद में चलेंगे। प्लीज़ स्नेहा, मेरा दिल मत तोड़ना। स्नेहा आकर अपनी भाभी को सोन पापड़ी के मंचूरियन बनाने को बोलती है। क्या मुझसे नहीं बनने वाली आप कोई सब्जी दीदी? किसी चीज़ की हद होती है। तीनों वक्त आप सब घर में सोन पापड़ी की सब्जी खाते हो, ऊपर से दीदी के ससुराल वालों के लिए मुझे रोज़ सब्जी भेजनी पड़ती है। अब राहुल जी की अलग फरमाइश है, इतना सब मुझसे नहीं होगा। तो हमने थोड़ी ना बोला था बहू तुझे कि दामाद जी के घर वालों के सामने सोन पापड़ी की सब्जी परोसना। क्यों लगाया दिमाग तूने इतना? मैं तो अपनी ननद का रिश्ता करवाना चाहती थी मम्मी जी। अभी तो मैं सबकी सब्जी बना दे रही हूँ। जब दीदी की शादी हो जाएगी और उनके ससुराल वालों को पता चलेगा कि उन्हें तो सोन पापड़ी की सब्जी बनाना आता ही नहीं, फिर क्या होगा? क्या होगा? मैं रोज़ रोज़ अपनी बहन से मिलने जाऊँगा और तुमसे सोन पापड़ी की सब्जी बनवा कर लेता जाऊँगा और उसे चुपके से पकड़ा दूँगा। वो अपने ससुराल वालों को परोस देगी। वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आई, तुम कह रही थी कि तुम्हारे मायके में यही सब्जी खाई जाती है, तो उन लोगों ने सोन पापड़ी की सब्जी को पहचाना कैसे नहीं? रोती हुई प्रिया सभी को सारी कहानी बताती है। क्योंकि ऐसी कोई सब्जी होती ही नहीं है। उस दिन मम्मी जी मेरे परिवार वालों के बारे में अंट-शंट बोल रही थी, तो मुझे ये सब करना पड़ा और अब मैं फंस गई। सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं क्योंकि इस बात का अंदाज़ा सभी को था। आप रो क्यों रही है भाभी? आप मुझे सोन पापड़ी की सब्जी बनाना सिखा दो, मैं हमेशा ससुराल वालों को खिला दूंगी, सिंपल। और इस तरह सोन पापड़ी की सब्जी सारे रिश्तों को मीठा कर देती है।